रीना, पर अब बाल की खाल कितनी भी निकालिए, आम आदमी के जेब में पैसा तो आया है ना। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दुख की बात है मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट नहीं दी गई। अरे यहां तो दे दी। आप अपना 25,000 का आंकड़ा गिनवाते रहिए, सरकार ने कह दिया 71,500 रुपए लो, आपको छूट मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत रंग लाई। अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट करी थी, मोदी जी को सलाह दी थी, 8-10 उन्होंने मांगे रखी थी, उनमें से एक मांग तो मान ली गई कि 12 लाख तक का हम लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसका भी डिटेल अभी देश के सामने नहीं है, वो थोड़े दिनों बाद ये पेश करेंगे। आप दूसरी तरफ देखिए, जो दूसरी मांग हम लोगों ने रखी थी कि अमीर जो मोदी जी के दोस्त हैं उनका जो कर्जा माफी चला आ रहा है लगातार, जो 14 लाख करोड़ का कर्जा अमीर दोस्तों का माफ किया है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पे आज हमने बजट में कुछ नहीं देखा। वहीं आप देखिए कि देश के ऊपर इस समय 205 लाख करोड़ का कर्जा है। एफडीआई, जैसा कि आपने कहा, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लोएस्ट है। देश पे कर्जा बढ़ता जा रहा है, हमारे रुपए की कीमत गिरती जा रही है, और बेरोजगारी के लिए हमने कुछ नहीं देखा। एक यहाँ साल पर हमारे पहले दर्शक हैं सुनील, एक मिनट रीना, आप पिछला सवाल लीजिएगा। प्रीति हमारी पीसीआर डायरेक्टर हैं, ये सवाल पे थोड़ा सा गौर कीजिए क्योंकि लोगों के सवाल उनका भी हम शामिल करते हैं। सुनील कुमार भारती कह रहे हैं 12 लाख तक कमाई में टैक्स की छूट तो ठीक है, लेकिन पहले सरकार आम आदमी को 12 लाख कमाने लायक के लिए नीतियां तो बनाए। बिल्कुल, देखिए शिक्षा का जो बजट है वो 2.53% है। इतने कम बजट में हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। जब तक देश के युवा को आप बढ़िया कॉलेज, बढ़िया एजुकेशन नहीं देंगे, देश के युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। और वही आप देखिए, इस समय बेरोजगारी की दर 15% है। देश के युवा के पास रोजगार ही नहीं है, तो कैसे हमारा देश तरक्की एक और करेगा? पहलू है, ये तो प्रत्यक्ष और एक साल अप्रत्यक्ष कर का जो खेल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आम आदमी, ये तो मिडिल क्लास की बात हो गई, गरीब आदमी जीएसटी का 64% कंट्रीब्यूशन, जो 1,80,000 करोड़ 90,000 करोड़ का राजस्व सरकार कमाती है हर महीने, 64% तो गरीब दे रहा है, उसको वहां छूट दे दो ना। गरीब को तो कोई छूट नहीं मिली है ना। गरीब को कोई छूट नहीं मिली है। एमएसएमई की बात कर रहे हैं, पिछले 4 महीने में करीब 12,000 एमएसएमई बंद हुए हैं। किसानों के लिए कोई एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। 55% किसान हमारे देश का कर्जे में डूबा हुआ है। और ये देखिए, किसानों को कह रहे हैं कि और कर्जा लीजिए। एमएसपी की जो गारंटी की बात हो रही थी वो आज तक, और अब देखिए आम आदमी इसको कैसे लेता है। आप 25,000 का बड़ा डंका पीट रहे थे रीना, अब 71,500 बनाम 25 की भी लड़ाई होगी अगले 2-3 दिन। अब 3 तारीख तक तो प्रचार ही बचा है, 2 दिन और हैं, पर उस प्रचार में इस विचार पर भी अच्छा खासा घमासान होने वाला है। और संजय कुमार से बेहतर आदमी कोई नहीं हो सकता। आज के बजट के राजनीतिक असरात किस तरह से होते देखते हैं संजय भाई? क्योंकि बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है, एक राजनीतिक दस्तावेज भी है। संदीप भाई, आपने बहुत सारे आंकड़े दिए और ये बताया कि जो मिडिल क्लास को राहत दी गई है इनकम टैक्स में, वो कैसे बहुत कम पॉपुलेशन, मतलब बहुत 2 करोड़ जनता को ही इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, परसेप्शन क्या बना है? परसेप्शन बहुत बड़ा बना। परसेप्शन बना है मिडिल क्लास को राहत। और आप दिल्ली के अगर चुनाव को देखें, मुझे लग रहा है इसमें एक तो शॉर्ट टर्म गेन है बीजेपी के लिए और एक मीडियम रेंज गेम है। फर्स्ट शॉर्ट टर्म तो यह है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में मिडिल क्लास है। आपने उन आंकड़ों का जिक्र किया, लगभग 67-70% मिडिल क्लास है। मुझे उस पर मुझे कतई भरोसा नहीं है, पर मैं ये बात भी कह दूं, ये 67% मतलब 50,000 कमा रहे हैं, मेरे गले से नहीं उतरती है ये बात। नहीं, चलिए वो मैं आंकड़ों को पे ना भी जाऊं तो ये तो हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास की तादाद दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा है। दिल्ली में ज्यादा है क्योंकि एक बड़ा शहर है, एक कंट्री का कैपिटल है। तो परसेप्शन तो एक क्रिएट हो गया दिल्ली में, दिल्ली के चुनाव के पहले, कि भाई इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। वैसे भी मिडिल क्लास का वोट बीजेपी की तरफ मिलता रहा है ज्यादा,
अगर हम और ये दिल्ली के ओपिनियन चुनाव मेकर भी है, में थोड़ा आप ये भी पार्टी- जो चुनावी फिनोमेना है, पॉलिटिकल फिनोमेना, भाई मिडिल क्लास चैटरिंग क्लास है, वो वही पवन वर्मा ने यूं ही नहीं लिखा द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, वो एजेंडा सेट करने में भी बातचीत, वो तौर तरीके, लोग उनके घर आ रहे हैं या वो कहीं जा रहे हैं, वो एजेंडा भी सेट करते हैं। दो चीजें हैं, एजेंडा भी सेट करते हैं क्योंकि वो वोकल है, हाँ। लेकिन साथ ही साथ मिडिल क्लास स्विंग वोटर है, बड़ा स्विंग करता है। हाँ। अगर आप ग्रामीण मतदाताओं की बात करेंगे तो उनमें स्विंग बहुत देर से होता है, 2-3 चुनाव हो जाएंगे, हाँ, जब तब त्राही जाकर त्राही वो, मच जाती हाँ। है, तब उनका स्विंग होता है। मिडिल क्लास कहते हैं ना, ऑन ड्रॉप ऑफ द हैट स्विंग करता है, एक घटना घटेगी और स्विंग हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका कुछ ना कुछ तो बीजेपी को फायदा होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। फायदा होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। और ये देखिए, दिल्ली को भी साधा जा रहा है और बिहार को भी साधा गया। बिहार को लेकर जितनी घोषणाएं हुई हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं प्रमोद तिवारी, वो कहते हैं क्या ये बजट कोई 1-2 राज्य का होकर रह गया, गरीब किसान के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार को लेकर घोषणाओं की भरमार भी हुई। हाँ बिल्कुल, इसी के लिए मैं कह रहा था, एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म गेन है और एक मीडियम टर्म गेन है। मीडियम टर्म इसी के लिए क्योंकि बिहार के चुनाव इसी साल अक्टूबर महीने में होने वाले हैं, तो कम से कम वहां भी एक संदेश दिया जा रहा है। वहां मिडिल क्लास का संदेश नहीं है, लेकिन अन्य तमाम चीजों को के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि वही बिहार के लिए कैसे ये सरकार एक पर तरह से बिहार के इसमें विकास के लिए संजय, मैं ये चुनाव से इतर, चुनावी विश्लेषण से इतर एक विशुद्ध आर्थिक विश्लेषण भी आपसे चाहूंगा आप करें। देखिए, बचत वो हमारी फितरत है। वी आर अ नेशन ऑफ होल्डर्स। भाई बचाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, ये हमेशा हमें बाप दादाओं परदादाओं से हम ये सीखते आए हैं। पर क्या सरकार गाहे बगाहे ये एक बड़ा ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है कि खर्च करिए, डिसइंसेंटिवाइज किया जा रहा है क्या बचत को? देखिए संदीप, आपने ठीक कहा, हमें हमेशा सिखाया गया कि जितना कमाओ उसमें से एक हिस्सा बचाओ क्योंकि ये भविष्य के लिए काम आता है। लेकिन आप देखेंगे कोरोना के बाद इंडियन मिडिल क्लास में इसके बारे में भी ना एक जो धारणा है वो बहुत बदल गई है। अब वो कहते हैं जीवन का क्या भरोसा, तो बचत पे ज्यादा ध्यान मत दो। एक बार आपने कमा लिया, बचत कर ली, अब अपने जीवन पर उसको खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद ये चेंज आया है। अगर आप लोगों से बात करें और खासकर मिडिल क्लास के बारे में, तो मिडिल क्लास में ये भी चेंज है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बीजेपी उस नब्ज को भी टटोलने और पकड़ने में की कोशिश कर रही है। पर ये तो राह यही संदेश है। बड़ी हालांकि मैं पथरीली संदेश है, का- ये बड़े नुकसान की तरफ भी जा सकती है कि पता लगा घर अपने हाथ में है नहीं। मैं समर्थक नहीं हूं। हाँ, अस्पताल में समर्थन भर्ती हुए करता, 10 लाख का बिल आ गया, देने लायक कुछ है नहीं, आमदनी 98, खर्चा रुपया। नहीं, मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम जब परसेप्शन एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अर्बन मिडिल क्लास के बीच में ये धारणा पहले की तुलना में अभी ज्यादा हो गई है कि बस भाई 30 सेकंड का एक जवाब चाहूंगा, क्योंकि बिहार पर टिप्पणी से मैंने आपको रोक दिया था, फिर आप कहेंगे नहीं बाकियों से पूछ लिया। तो साधा तो एक राजनीतिक दस्तावेज भी है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होती है, तो चुनावी राजनीति भी साधी गई है। नहीं, वो तो जिन लोगों को अब तक नहीं पता था कि दिल्ली के बाद अगला चुनाव बिहार है, उनको आज पता चल गया होगा देश के लोगों को। लेकिन खैर देखिए, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि आपने बिहार पे विशेष फोकस कर दिया। आपकी नीति राजनीति से तो लिंक्ड होती ही है, पार्टियों की, सरकारों की। मैं उस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मुझे इस बात से दिक्कत है कि घोषणाएं तो मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने विशेष तौर पे बिहार को लेकर न जाने कितने किए हैं पिछले कई सालों में। इस बार भी देखिए क्या क्या घोषणाएं हैं। 10 सेकंड में प्लीज। नहीं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि पिछले साल ही आपने 60,000 करोड़ की बात की, पता नहीं उसमें कितना खर्च किया। तो मतलब और पहले भी कर चुके हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 2015 में मोदी जी ने बिल्कुल सीना ठोक के 1.25 लाख करोड़ दिया था बिहार को। उसको आज तक एक एक बिहारी ढूंढ रहा है कि कहां है वो 1.25 लाख करोड़। चलिए, तो घोषणाएं हो जाती हैं, कथनी करनी का समन्वय भी होगा, और सिर्फ मिडिल क्लास के बम बम होने से आम आदमी के गम क्या दूर होंगे? सोचिए इस बारे में। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।